नमस्ते विद्यार्थियों। इस अध्याय के अंतर्गत अपन बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां। फर्ग्यूसन तथा मैकहेनरी के शब्दों में अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। राष्ट्रपति अपनी विविध शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 2, कांग्रेस की संविधियों, न्यायिक निर्णयों तथा प्रथाओं से प्राप्त करता है। अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था के अनुकूल राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित की गई है, तथापि उसकी शक्तियां कार्यपालिका शक्तियों से भी व्यापक हैं। कार तथा मर्फी ने उसे सेनाधिपति, प्रमुख परराष्ट्र मंत्रालय का अधिकारी, प्रमुख विधि निर्माता कहा है। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। पहली है इसकी कार्यपालिका शक्तियां। अब ये कार्यपालिका शक्तियों में देखिए, कार्यपालिका अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति संविधान के अनुसार सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि किस कानून को वह कितने उत्साह से लागू करता है यह उसके निजी निर्णय पर निर्भर करता है। यदि राष्ट्रपति को जन समर्थन प्राप्त हो तो वह कांग्रेस द्वारा पारित किसी विधेयक को क्रियान्वित करने से भी मना कर सकता है। दूसरा बिंदु है इसमें, प्रशासनिक तंत्र का मुखिया होने के कारण राष्ट्रपति प्रशासनिक विभागों का पुनर्गठन कर सकता है। यदि कांग्रेस 60 दिन के अंदर विरोध नहीं करती तो वह पुनर्गठन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति विभागों की कार्यवाही का निरीक्षण करता है, विभागाध्यक्षों को समय समय पर निर्देश देता है, नियमों तथा उपनियमों का निर्माण करता है तथा आदेश जारी करता है। तीसरा बिंदु है इसमें, नियुक्तियां तथा पदच्युति करना। राष्ट्रपति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति विभिन्न पदों पर नियुक्ति करना है। संविधान द्वारा संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को 2 भागों में बांटा गया। उच्च पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति सीनेट की परामर्श तथा सहमति से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजदूत कैबिनेट के सदस्य प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जिसकी पुष्टि सीनेट के 2/3 बहुमत से किया जाना आवश्यक है। तथा द्वितीय स्तर की नियुक्तियां सीनेट के प्रति शिष्टाचार अर्थात सेनेटोरियल कर्टसी अब राज्यों के स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों का अनिवार्य अंग बन चुका है। यह एक ऐसी प्रथा है जो इस अपेक्षा पर आधारित है कि राष्ट्रपति राज्यों में नियुक्ति करने से पूर्व उस राज्य के सीनेटरों से परामर्श करेगा। व्यवहार में यदि राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटरों की अवहेलना करता है तो बदले में सीनेटर नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान करने से इनकार कर देते हैं। इस प्रथा के कारण राज्यों में संघीय पदों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की शक्ति सीनेट के सदस्यों को हस्तांतरित हो गई। संविधान में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न पदों पर की गई नियुक्तियों के साथ पदच्युत करने का अधिकार भी स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करता। संविधान चरण स्थिति में पदाधिकारी को महाभियोग द्वारा हटाने की बात करता है, जो पर्याप्त जटिल प्रक्रिया है तथा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस विषय पर असमंजस की स्थिति बनी रही है। अंततः यह सहमति है कि यदि किसी पदाधिकारी को हटाने की स्थिति बनती है तो निश्चित ही यह अधिकार राष्ट्रपति का ही होना चाहिए। चौथी बात जो है कार्यपालिका शक्तियों वो है बजट बनाने की। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को बजट संबंधी शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया, तथापि कांग्रेस ने स्वयं 1921 में राष्ट्रपति की बजट निर्माण संबंधी शक्तियों को स्वीकार किया तथा 1939 में राष्ट्रपति के कार्यालय में बजट अभिकरण की स्थापना कर इन शक्तियों का प्रसार किया गया। वर्तमान में राष्ट्रपति अपने बजट तथा प्रबंधन कार्यालय के माध्यम से बजट की वरीयताएं तय करता है। विभिन्न विभाग इसे अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं, जिनके आधार पर बजट के स्वरूप का निर्धारण होता है। इस प्रकार बजट निर्माण में राष्ट्रपति का आधिपत्य बढ़ा है। 5वीं जो शक्ति है इसमें यह है क्षमादान का अधिकार। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समान राष्ट्रपति को अपराधियों को क्षमादान देने एवं उनके दंड को स्थगित अथवा कम करने का अधिकार प्राप्त है। गृह युद्ध तथा आंतरिक विद्रोह की स्थिति में कई व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार का अपराध किए जाने पर राष्ट्रपति उन्हें सर्व क्षमा भी प्रदान कर सकता है। तथापि राष्ट्रपति संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के संदर्भ में ही अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। 6वां जो है कार्यपालिका शक्तियों में पॉइंट है वो है सर्वोच्च सेनापति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा का संरक्षक।
राष्ट्र का सर्वोच्च सेनापति होने के नाते राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का उपयोग करता है। राष्ट्रपति अपने आदेश से विभिन्न देशों में सेनाएं भेज सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1958 में लेबनान में तथा 1984 में राष्ट्रपति रेगन ने नौसेना को भेजा। सन 1973 में वार पावर एक्ट के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति सेनाओं को विदेश भेजता है तो 48 घंटे में कांग्रेस को सूचित कर स्वीकृति प्राप्त करे तथा यह स्वीकृति प्राप्त न हो तो 60 दिन के अंदर सेनाओं को वापस बुला ले। बहुमत के प्रस्ताव से कांग्रेस 60 दिन से पहले भी सेनाओं को वापस बुला सकती है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता, प्रतिरक्षा व्यय के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं करवा सकता। यह अधिकार कांग्रेस के पास है, तथापि राष्ट्रपति ने अनेकों बार अपनी कार्यवाही से अमेरिकी को युद्ध में झेला है। सातवां जो बिंदु है इसमें कार्यपालिका शक्तियों वो है परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन। विदेश नीति के संचालन पर राष्ट्रपति की व्यक्तिगत छाप रहती है। अमेरिका की विदेश नीति में डब्ल्यू मुनरो, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत आदि इस बात के प्रमाण हैं। विदेश नीति के संचालन में राष्ट्रपति दूसरे देशों से संधियां करता है। यद्यपि इन संधियों की सीनेट द्वारा स्वीकृति अनिवार्य होती है। अब राष्ट्रीय द्वारा संधियों से अधिक कार्यपालिका समझौते किए जाते हैं तथा इन समझौतों को सीनेट की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले समझौतों पर नियंत्रण स्थापित नहीं करती तो वैदेशिक मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियां निश्चय ही बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी बात एक और राजदूतों की नियुक्ति तथा दूसरे राज्यों के राजदूतों को प्रमाण पत्र राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते स्वीकार करता है। यद्यपि राजदूतों की नियुक्ति की पुष्टि सीनेट के द्वारा किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति यह तय करता है कि वह किस राष्ट्र के साथ संबंध रखेगा तथा किसके साथ संबंध नहीं रखेगा। इस प्रकार परराष्ट्र संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियां हैं तथा विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र होने के कारण राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है। ये देखिए, ये थी इसकी कार्यपालिका शक्तियां। अब देखते हैं राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियां। कार तथा बर्नस्टीन ने अपनी पुस्तक अमेरिकन डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति को मुख्य विधि निर्माता कहा है, जबकि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार विधि निर्माण प्रक्रिया में राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका नहीं होनी चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रपति के बिना विधि निर्माण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। यद्यपि संसदीय व्यवस्था के प्रधानमंत्री के समान विधि निर्माण प्रक्रिया राष्ट्रपति में केंद्रित नहीं है, तथापि वह अमेरिका की शासन व्यवस्था में विधि निर्माण में राष्ट्रपति का योगदान बढ़ गया है। संविधान के अनुसार व्यवहार में राष्ट्रपति का विधि निर्माण में योगदान इस प्रकार है। पहली बात तो यह है कि पहला जो पॉइंट है इसमें, संविधान के अनुच्छेद 2 के खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में सूचनाएं देता है तथा उसके विचारार्थ ऐसे प्रस्तावों की सिफारिश करता है जिन्हें आवश्यक और उचित समझता है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति कार्यकारिणी अधिकांश राष्ट्रीय विधि निर्माण का स्रोत बन गए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद लगभग 2-3 विधेयकों का जन्म राष्ट्रपति के संदेशों से ही होता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि संकटकालीन अथवा अत्यावश्यक परिस्थिति में वह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। यद्यपि व्यवहार में राष्ट्रपति चल रहे अधिवेशन को भी बढ़ाने की मांग करता है तो प्राय कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा वह मान ली जाती है। वीटो अथवा निषेधाधिकार। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का सर्वाधिक प्रभावशाली पक्ष उसे प्राप्त निषेधाधिकार, अर्थात जब कोई विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लिया जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो 10 दिन के भीतर विधेयक को स्वीकृति देने से मना कर सकता है। विलंबकारी वीटो। राष्ट्रपति को विधेयक को अस्वीकृत करने का अधिकार मर्यादित है, क्योंकि यदि कांग्रेस उसी विधेयक को 2/3 बहुमत से दोबारा पारित कर देती है तो उसे राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार सिद्धांत राष्ट्रपति किसी विधेयक को विधि बनने की प्रक्रिया में विलंब करता है तो उसे समाप्त नहीं करता। तथापि व्यवहार में इस निषेधाधिकार के परिणाम अधिक व्यापक है, क्योंकि व्यवहार में राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयक कांग्रेस के 2/3 बहुमत से पास किया जाना पर्याप्त कठिन है। उदाहरण के लिए 1789 से 1925 तक राष्ट्रपति ने 600 बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया।
जिनमें से केवल 36 विधेयक कांग्रेस ने इस दौरान पुनः पारित किए। एक और है पॉकेट वीटो। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो तो राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक पर विचार करने के लिए अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन मिलते हैं। यदि इन 10 दिनों में राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर देता है तो वह कानून बन जाता है। यदि वह मौन रहता है तो 10 दिनों बाद विधेयक स्वयं कानून बन जाता है। किंतु यदि कांग्रेस के सत्र के अंतिम 10 दिनों में किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो वह समाप्त हो जाता है। चूंकि अधिकांश विधेयक कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम दिनों में पारित होते हैं, अतः राष्ट्रपति का यह निषेधाधिकार पर्याप्त प्रभावशाली होता है कि जे भी निषेधाधिकार कहा जाता है। कार्यपालिका आदेश देने का अधिकार। राष्ट्रपति को विधि निर्माण के क्षेत्र में सकारात्मक शक्तियां प्राप्त होती है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक को क्रियान्वित करने के लिए वह कार्यपालिका का आदेश पारित कर सकता है। अमेरिकी व्यवस्था में इस प्रकार कार्यपालिका आदेशों का वही महत्व है जो संसदीय व्यवस्था में प्रदत्त व्यवस्थापन का। कार्यपालिका आदेश की शक्ति ने विधि निर्माण के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ा दी है। देखिए, इसके अलावा जो 3 तो मतलब कार्यपालिका शक्तियां, व्यवस्थापिका शक्तियां और ये कार्यपालिका शक्तियां, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, और तीसरी जो है इसकी शक्तियां मुख्य नेता। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के समान अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राष्ट्र के नेता के रूप में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करता है। कार, मर्फी और बर्नस्टीन के अनुसार यदि राष्ट्रपति राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण नहीं करता तो इसे उस पर थोप दिया जाता है। दल के नेता के रूप में वह अपने दल को नेतृत्व प्रदान करता है, दल को संगठित बनाए रखता है। वह राष्ट्र का नेता होता है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय राष्ट्र को प्रभावित करते हैं। वह महत्वपूर्ण विषयों पर जनमत का निर्माण करने के लिए राष्ट्र को संबोधित करता है। उसके द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन सामान्य जनता से बातचीत न केवल विरोधी पक्ष अपितु कांग्रेस को अनुकूल बनाने की क्षमता रखते हैं। जो चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अमेरिका के राष्ट्रपति की, वो है राज्याध्यक्ष या राष्ट्र का नेता। राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च अध्यक्ष है। वह राष्ट्रीय गौरव व अस्मिता का साकार रूप है। वह संपूर्ण विश्व में अमेरिका की राजनीतिक शक्ति व क्षमता का प्रतीक है। वह सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर संपूर्ण राष्ट्र की इच्छा शक्ति व महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अमेरिका की राजनीतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने देश से विदेशी मेहमानों व राज्याध्यक्षों का स्वागत करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका की महाशक्ति के रूप में आविर्भाव के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई है। इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति की ये प्रमुख शक्तियां हैं और इनको अपन ने देखा। तो 4 रूपों में इसकी शक्तियों को अपन अध्ययन कर सकते हैं। एक तो कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका, कांग्रेस से इसका रिलेशन जो है, एक कार्यपालिका में ये सर्वोच्च है। तीसरा जो मुख्य बिंदु निकाल के लाए विद्वान वो है ये राष्ट्र का मुख्य नेता होता है। चौथा, इसके बराबर 3 ही बिंदु मान लीजिए आप, चौथा तो बिना मतलब क्रिएट किया है कि राज्याध्यक्ष या राष्ट्र का नेता, मतलब अमेरिकी अस्मिता का प्रतीक है ये। तो अमेरिका का राष्ट्रपति यानी कहीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाएगा तो राष्ट्रपति होगा, तो ये अमेरिका है जी। मतलब मूर्त रूप है, एक तरह से प्रतिनिधित्व है, अस्मिता का प्रतिनिधित्व है। तो इसी के साथ ही अमेरिका की राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्याय अपना समाप्त होता है। थैंक यू विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच।